Do you know how the gifts are taxed in India? अगर हम कोई भी गिफ्ट किसी से भी रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, और अगर हम भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो वो कैसे टैक्सेबल है? गिफ्ट्स जो भी हम रिसीव कर रहे हैं, दैट आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। गिफ्ट्स किस तरीके के? गिफ्ट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सम ऑफ मनी या फिर कोई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी कैपिटल एसेट, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। जब हम अदर सोर्सेस के सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में 5 कैटेगरीज में गिफ्ट को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज योर सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी यानी कि अगर आपने कोई कैश रिसीव किया है, या फिर कोई चेक का अमाउंट रिसीव किया है, या फिर डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में कोई भी चीज रिसीव की है। नंबर 2 इज योर मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि जब आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव की बिना कोई कंसिडरेशन दिए, विदाउट कंसिडरेशन। नंबर 2 ऑफ दिस मूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी इज योर मूवेबल प्रॉपर्टी विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब कि जब आपने जो कंसिडरेशन पे किया है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट से कम है, तो एक कैटेगरी आपकी ये हो गई। अब जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज, देन कोई ज्वेलरी, जैसे कि कोई भी प्रेशियस मेटल हो गया। ज्वेलरी आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, और एनी अदर प्रेशियस मेटल्स और प्रेशियस स्टोन्स, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। Number 3 in the movable property is your archaeological collections. कोई ऐसा collections जिसकी कोई historical value है and they are precious. Any drawing, any paintings, any sculptures, any work of art, bullion. Bullion यानी कि gold bars या silver के bars हैं, तो वो चीजें। और from the assessment year 23-24 हमारे ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, दैट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी जो हमारा मेजर कैटेगरी है, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी अगेन 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। विदाउट कंसिडरेशन, बिना कोई कंसिडरेशन दिए अगर आपको कोई लैंड, बिल्डिंग या दोनों चीजें मिलती हैं, तो दैट इज योर इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। दूसरा चीज इसी पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी में, दैट व्हेन वी आर रिसीविंग विद inadequate consideration any immovable property, any land or building which we are getting by paying a lesser amount which is not adequate. इनएडिक्वेट का यहां डेफिनेशन क्या है? जब आप कोई लैंड और बिल्डिंग रिसीव करते हैं जिसका वैल्यू उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो वो आपका गिफ्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारी 5 कैटेगरीज क्या हैं? सम ऑफ मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन द कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। नेक्स्ट कैटेगरी मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, और मूवेबल प्रॉपर्टी विद inadequate consideration, that means when the consideration is less than the fair market value of that movable property. Now how these all are taxable? The act has provided us with the ceiling limit of rupees 50,000, और अगर हमारा गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से एक्सीड कर जाता है, तो देन दैट एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। हम 5 कैटेगरीज ऑफ गिफ्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सम ऑफ मनी की, यानी कि अगर हम मनी रिसीव करते हैं किसी भी पर्सन से, इट इज नॉट जस्ट 1 पर्सन, इट कैन बी मोर देन 1 पर्सन ऑल्सो। से फॉर एग्जाम्पल हम 10 पर्सन्स की बात करते हैं, तो अगर हमें मनी की फॉर्म में गिफ्ट मिला है
10% से इन अ प्रीवियस ईयर, से फॉर एग्जाम्पल 21-22, तो हम उन सारे 10% से जितना भी मनी रिसीव किया है उन सबका टोटल करेंगे, एंड इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ all those transactions in a previous year exceeds 50,000, तो then the entire amount is taxable. Say हमें उन 10% से 55,000 rupees मिला, तो that entire 55,000 rupees which we have received in a previous year will become taxable under the head other sources of the Income Tax Act. Next category है मूवेबल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन की। यहाँ पे हम सिंगल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट वन प्रॉपर्टी और मोर देन वन मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन इन एनी प्रीवियस ईयर। तो अब इस केस में हम सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज का एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू, दैट एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000, देन दैट एंटायर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टीज विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। नेक्स्ट कैटेगरी है मूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन, बट जो हमने कंसिडरेशन पे किया है दैट इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। और यहाँ पे भी अगेन हम सारी ट्रांजैक्शन, सारी प्रॉपर्टीज, नॉट सिंगल प्रॉपर्टी बट सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज की एक साथ बात कर रहे हैं। सो अगर हमने जो कंसिडरेशन पे किया है फॉर गेटिंग दोज मूवेबल प्रॉपर्टीज इन एग्रीगेट इज लेस देन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज, कितना कम है? 50,000 से ज्यादा कम है, तो देन इन दैट केस जो भी हमारा डिफरेंस है एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दोज प्रॉपर्टीज और जितना हमने कंसिडरेशन पे किया है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट एंटायर डिफरेंस विल बी चार्जेबल टू टैक्स। नेक्स्ट जो दो कैटेगरीज हैं दैट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि लैंड और बिल्डिंग या दोनों की बात कर रहे हैं। हम हर एक प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे, वन बाय वन ट्रीट करेंगे। अगर हमने 10 प्रॉपर्टीज रिसीव की हैं तो उन सबका टोटल नहीं करना है बट सिंगल ट्रांजैक्शन को कंसिडर करना है। तो देन इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, अगर हमने कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया है फॉर गेटिंग दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो देन इन दैट केस दैट एंटायर अमाउंट विल बिकम टैक्सेबल। और अगर हमने ऐसी 5 प्रॉपर्टीज रिसीव की हैं जिनका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो वो 5 की 5 प्रॉपर्टीज आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी एज अ गिफ्ट अंडर द हेड अदर सोर्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विद अ कंसिडरेशन बट दैट कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अब इस केस में जो हमारा डिफरेंस है कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर हमारी 2 कंडीशंस सैटिस्फाई हो रही हैं। कौन सी 2 कंडीशंस? हमारी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट एक्सीड्स 110% ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। That is the first condition. Condition number 2 is that the consideration which we have paid and the stamp duty value of that particular property, the difference between the two is more than 50,000 rupees. तो then in that case अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि हमारा जो डिफरेंस है कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में दैट इज मोर देन 50,000 and as well as the stamp duty value is greater than the 110% of the consideration, then in that case the
entire amount, the entire difference between consideration and stamp duty value will be chargeable to tax under the head other sources. तो अब इन दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी के दोनों केसेस में हम सिंगल ट्रांजैक्शन को काउंट करते हैं, जबकि मनी की बात करें, जब हम मनी या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देन इन दैट केस हम उसकी सारी ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस टेकन टुगेदर इन एनी प्रीवियस ईयर, उस तरीके से कंसिडर करके टैक्स कैलकुलेट करते हैं अंडर द हेड अदर सोर्सेस में। अभी तक हमने बात की टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट की, बट कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस मॉनेटरी लिमिट ऑफ 50,000 गिफ्ट्स अगर आपने इन पर्टिकुलर कैटेगरीज से रिसीव किए हैं तो देन दे आर एग्जेम्प्ट, वो टैक्सेबल नहीं होंगे। जब आप मनी या प्रॉपर्टी, मूवेबल चाहे इमूवेबल, व्हेन यू रिसीव इट फ्रॉम अ रिलेटिव, रिलेटिव का अभी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कुछ टाइम में इसी वीडियो में। व्हेन यू रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ रिलेटिव और ड्यू टू विल और इनहेरिटेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल उसको कोई गिफ्ट मिलता है, या फिर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, जिस इंडिविजुअल की मैरिज है उसको अपनी मैरिज पे अगर कुछ मिलता है, और ऑन द कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द पेयर, या फिर एक कोई भी पर्सन कोई मनी या प्रॉपर्टी रिसीव करता है फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, फ्रॉम एनी ट्रस्ट, एनी मेडिकल इंस्टीट्यूट, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी इंस्टीट्यूशन विच इज़ फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, और ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये किसी सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स में डिफाइंड है, तो देन इन दैट केस आपका टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होता है, चाहे वो अमाउंट आपका 50,000 से कम है या ज़्यादा है। अब कोविड-19 के केस में कुछ दो कैटेगरीज और ऐड की गई हैं। जब कोई किसी पर्सन ने किसी इंडिविजुअल के लिए कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है ऑन द डिसीज विच इज रिलेटेड टू कोविड-19 इलनेस, कोई भी कोविड-19 रिलेटेड इलनेस पे कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया गया है बाय एनी पर्सन, तो देन ऑल्सो वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक और ऐसा केस है जब किसी एम्प्लॉय का डेथ हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 और उसकी फैमिली को एम्प्लॉयर ने कोई अमाउंट पे किया है विच इज नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, 10 लाख से ऊपर वो अमाउंट नहीं है, और फैमिली मेंबर को दिया गया है ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, देन ऑल्सो दैट अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल। सो अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं तो आपकी टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड अदर सोर्सेज नहीं अराइज होगी इफ यू आर रिसीविंग एनी मनी और प्रॉपर्टी। सो दीज आर योर एग्जेम्प्टेड केसेस। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव का डेफिनेशन। जैसे कि जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव इज एग्जेम्प्टेड एंड इट इज नॉट टैक्सेबल, राइट। सो व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव? रिलेटिव का क्या डेफिनेशन है? रिलेटिव में अगर सपोज एक इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, राइट, तो अब मिस्टर एक्स के रिलेटिव्स कौन होंगे? सो स्पाउस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दैट मीन्स मिसेस एक्स, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि ब्रदर या सिस्टर हैं जो मिस्टर एक्स के, वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि मिसेस एक्स के जो भी ब्रदर और सिस्टर होंगे वो भी आपकी रिलेटिव के डेफिनेशन में आएंगे। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मिस्टर एक्स के फादर या मदर के जो ब्रदर और सिस्टर होंगे वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। दैट मीन्स फादर साइड से चाचा, ताया, बुआ, और मदर साइड से मामा, मासी of Mr. X would also be called a relative. Then any lineal ascendant or descendant of Mr. X, that means grandfather, grandmother,
ये भी आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मिसेस एक्स के जो भी लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट्स होंगे, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये भी आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। अदर देन दिस, spouses of all these people we have just discussed, वो भी आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे, जैसे कि चाची, ताई, फूफा, मामी, मौसा, all these are also a part of your relative definition। तो रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड हुआ? स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द individual, lineal ascendant descendants of individual and his or her spouse, all these are covered in the definition of relative। तो अगर आप इनसे कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं इन मनी फॉर्म और इन प्रॉपर्टी फॉर्म, सो दीज विल बी exempted। सो आई होप आपको पूरा गिफ्ट का सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, anything, you can put it in the comment box. Thank you.